अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर के इलाके पाजिया में 11 साला बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर बच्चे की अगवा की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की तलाश शुरू की तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक ऐसे शख्स को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया जो बच्चे को मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था। इसका बच्चे से क्या ताल्लुक है, बच्चे के वर्सा से इसका क्या ताल्लुक है और बच्चे को इसने क्यों कत्ल किया, इसकी महरिकात क्या हैं, पुलिस की कस्टडी में मुलजिम ने क्या बयान दिया है और अहले खाना और मोहल्लेदार इस कत्ल के ऊपर क्या राय रखते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। हमारे माशरे में बिगाड़ जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में पैदा होता जा रहा है। कहीं पर रिश्तेदार जो है वो रिश्तेदार की जान ले रहा है, तो कहीं पर बग़ैर किसी वजह के मासूम बच्चों को जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं उनकी भीड़ भी चढ़ा दिया जाता है। एक इंतहाई हौलनाक वाक़या रायगढ़ के इलाके में पेश आया, जहाँ पर एक मासूम बच्चे को उसका रिश्तेदार मोटरसाइकिल पर घर से लेके गया और फिर रास्ते में ले जाकर न सिर्फ उसको कत्ल कर दिया बल्कि उसकी लाश को वीराने में फेंक दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कोई और कातिल नहीं बल्कि घर का बंदा ही निकला। इसने इतना बड़ा इकदाम क्यों उठाया, बच्चे के साथ उसका क्या रिश्ता था। हमारे साथ इस टाइम बच्चे के अहले खाना मौजूद हैं, मकतूल के वालदा और दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के साथ उस शख्स का क्या रिश्ता था और उसने क्यों इंतहाई इकदाम उठाया कि बच्चे को वो लेके गया और फिर इतना बेईमाना तरीके से बच्चे को कत्ल करके उसकी लाश जो थी वो वीराने में फेंक दी। आप बच्चे की वालदा हैं? हाँ जी। आपका क्या इसमें ग्राम है? हाँ जी। नाम क्या? नुसरत। नुसरत बीबी, क्या हुआ, किसने आपके बेटे को कत्ल किया है? मेरे मासर ने किया है, मेरा खालू लग रहा है। आपकी खाला के शौहर ने? हाँ जी। क्यों? पता नहीं उनके अंदर च की सी दुश्मन दे, पता नहीं उनके अंदर विच की सी दुश्मन दे, मैनू नहीं सी पता। मेरा उनके नाल कोई बोल चाल ही नहीं हैगा, मेरे नाल कोई लिंक ही नहीं हैगा। मैं 2 साल हो गए ने उनकी शक्ल ही नहीं अज तक वेखी हैगी, ना मेरे घर कदी आया ना मैं कदी गई हाँ। अच्छा, घरों में आना जाना भी नहीं, मेरा कोई किसी नाल नहीं सी है, मेरे नाल किसी का नहीं। मेरा बच्चा बाहर खेडन निकलिया तो बाहरों ही लै गया है। उस दिन हुआ क्या? बेटा आपका इरफान जो था वो कहाँ पे था, क्या कर रहा था और ये मुलजिम उसको कैसे लेके गया? पता नहीं, बाहर खेलन गया है। मामा मैं खेलने जा रहा, यहाँ पास ही खेलता होता था, यहाँ से ले गया। मामू मामू कहता था उसे, उसके साथ चला गया। उसने कहा मैंने पौधे लेने जाना है। वो उसके बेटे ने बताया, जिसने कत्ल किया उसके बेटे ने, कि मेरा पापा लेके गया है। हाँ, तो उसने पता नहीं आगे क्या किया क्या नहीं। उसने कुल्हाड़ी के साथ वार किया मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे को उसने बड़ी बेरहमी के साथ मारा है। कितनी उम्र थी आपकी? मेरे बेटे की 11 साल उम्र से। स्कूल जाता था? हाँ जी। कौन सी क्लास में? चौथी में पढ़ता सी। तो आपको क्या लगता है क्यों आपके बेटे को ऐसे कत्ल किया आपके रिश्तेदार ने? पता नहीं क्यों किया। नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ। हमने तो कभी बड़े छोटे ने कभी इसको कभी कुछ कहा ही नहीं था। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी इसके साथ। इसके अंदर पता नहीं क्या दुश्मनी थी, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या था। घरों में आप लोगों का आना जाना था एक दूसरे को? नहीं, मेरा किसी के साथ नहीं था, मैं नहीं जाती आती थी। बस छोटे मामू की बेटी की शादी थी, उसकी वजह से ना लड़ाई हो गई, तो इन्होंने कहा मेरे भाई के साथ के हमने नहीं देना लेना ये छोटे मोटे मामले, तो मैंने फिर जाना ही बंद कर दिया। 2 साल हो गया उसकी शादी को, भी 1.5 साल हो गया। लड़की की शादी थी, वो भी गई थी, मगर कोई बात नहीं थी। लड़ाई आपकी नहीं हुई थी, आपके भाई की हुई थी? भाई की भी लड़ाई नहीं थी है, उसने भी कोई ऐसी गाल मंद कोई नहीं की थी, बस वैसे नहीं देना नहीं करना, कुछ नहीं। और उसके बाद कभी ये मिला आपको? नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया, ना मुझे कोई मिला है, ना मेरे घर कोई आया है। बस दुश्मन ने मेरे बेटे को मारा, इसको सजा मुझे इंसाफ चाहिए। बेटा जो है कत्ल हो गया? हाँ, हमें तो बाहर खेतों से पता चला, कोई पट्टे लेने गया था, उन्होंने बताया यहाँ लाश पड़ी हुई है, देख आके किसकी है। हमें तो बाहर से पता लगा। कितने दिन बाद? बताया दूसरे दिन
बुध वाले दिन लेके गया। ईद वाले दिन हमें 11-11:30 बजे पता लगा। ईद वाले दिन अगवा हुआ था आपका बेटा? नहीं, ईद से एक दिन पहले। चांद, हाँ जी। यानी बुध को आपका बेटा अगवा हुआ और ईद के ऊपर ये पहाड़ आप लोगों पे टूटा कि आपका बेटा। जी। तो जब आप लोग मौके पे गए, आप उसी टाइम शनाख्त हो गई? हाँ, हमारा बेटा था, हमारा ही बेटा था, हमारा ही बेटा था। हमें तो बस हक और इंसाफ चाहिए। इस दुश्मन को फांसी लगनी चाहिए। इसने मेरी ममता को आग लगाई, इसको मार दो। सब्र कीजिए। मुलजिम पकड़ा गया है, कोई आप लोगों का कोई अहले खाना से उसकी बात वगैरह हुई, उसके जो घर वाले उससे कोई बात वगैरह हुई? क्या कहता है वो? नहीं, कुछ नहीं, बेहुदियाँ ही बस बेहुदियाँ गल्ले करता है, बेहुदियाँ ही गल्ला बस। ना मेरा किसके साथ बोलना चाल किसी में तो कभी साथ हमसाया घर में कभी गई। मैंने कभी अपने बच्चों को किसी के साथ लड़ने नहीं दिया कभी। कितने बच्चे आपके टोटल? मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ ही रह गई हैं। एक मेरा बेटा था बड़ा, वो ले गया झूठ, उसने मार दिया साला ने। किसी से उसके जो बीवी बच्चे हैं उससे कोई मुलाकात वगैरह हुई आप लोगों? नहीं। जब मुलजिम पकड़ा गया को आपके शौहर या भाई वगैरह ने थाने जाके उससे मुलाकात की, कोई बात पूछी? पुलिस वाले क्या कहते हैं आप लोग? पता नहीं मुझे, वो भी यही कहते हैं। इतने बदतमीजी में अभी तक यही कहा जा रहा, मेरा ये था, कोई बात नहीं बता रहा सही तरह। क्या इल्ज़ाम क्या लगाता है? क्या कत्ल करने की वजह क्या बताता है? कोई आप लोगों तक क्या बात पहुंचती है कत्ल की? पता नहीं मुझे नहीं क्या पता। आप कह रही ना बेहूदगी आम खिला रहा है, वो क्या कहता क्या है? कहता है ये इसकी माँ मेरे साथ ही बेटे ने देख लिया, मैंने मार दिया। माँ ने तो 2 साल हो गए कभी कल नहीं देखी। माँ ने तो कभी इस गली से नहीं गुजरता इसे देखा। तो आपके ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहा है? कोई इसकी आपको वजह समझ आती है? पता नहीं, मुझे तो नहीं कोई पता। मेरे अंदर तो कोई वजह नहीं है। मेरे तो शेर को कहा गया है, मुझे क्या वजह का पता है। ये बच्चे की क्या लगती है? दादी है। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, 11 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? बस पुत्र उन्हें पता ही नहीं लगन दिता। घरों खेड़दा मालदा गया है, उधरले पासों बारों बार बहा के तो लै गया है। कतल करके आ गया तो मुड़ के आन के सुता भी मेरी वेली च। अच्छा। अगो दिन चढ़िया तो उत्थे ही बैठा ते आंदा है ये पक्के बंदे दे हत्थ लगे ने हुण नहीं लभदा। अच्छा। पक्के बंदे दे हत्थ लगे ने हुण नहीं लभदा। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੇ ਕਤਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ? हाँ उसे दिन अच्छा, कत्ल ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ? वापस वो ਇੱਥੇ मेरी ਕਿਤੇ वेली ਨਜ਼ਦੀਕ जान ਰਹਿੰਦਾ के ਸੀ ਉਹ? डेरे च सुता है। ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦਾ घर ओदा उधरले पासे है, ਕਿੱਧਰ? इधर नहीं हैगा। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ? वो इधर आया जब जवाई सी साडा। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੈ? हाँ कतल करके आन के मेरी वेली च सुता है। ठीक। हाँ तो बैठा उत्थे आंदा है नाले मुड़का पहुंचदा नाले आंदा है भी वो अपना पक्के बंदे दे हत्थ लगे ने हुण नहीं लभदा। पक्के बंदे दे हत्थ लगे ने हुण नहीं लभदा। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ? ना कोई भी नहीं पुत्तर ओदा खान पीन भी मेरे घर ही सी। जूं वो विआया मेरे घर ही रहिंदा सी, खा पी के मैनू ये नहीं सी पता मेरे घर ही खा के ते मेरा ही बूटा इन्हें पट देना। ये जेन च कोई नहीं सी हैगा। ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? माली सी बैरिया च कम करदा सी, माली सी बैरिया च। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ना ਝਗੜਾ? कोई भी नहीं, 2-2.5 साल हो गए ने इन्हू ओदे नाल कलाम कीती नू। मासी नाल भी नहीं, ओदे नाल भी नहीं, ते कदे कोई बोल चाल ही कोई नहीं सी हैगा। अल्लाह जाने उन्हें काहदा पुत्तर वैर लिया है ते काहदा नहीं लिया, कुछ समझ ही नहीं लगदी। बेहुदियां करी जांदा, मां गंदी सी मैं तां मारिया है, फलाने नूं फड़ो ढिंगड़े नूं फड़ो, नजायज़ ही हुण किसे नूं फड़ाई जांदा। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ बीवी ਬੱਚੇ ਤੇ बीवी? 5 ने। ਤੇ बीवी? बीवी ओदी वो उदन दी जिदन दा साडा काका कतल होया वो उदन दी गई चली गई है। वो इत्थे है ही नहीं कि उदन दी बच्चे लैके गई चली गई है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं कोई गल ही नहीं उन्हां नाल होई है जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਪਨੀਆਂ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਗਏ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰ ਮੁਰਾਮਤ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਬਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੱਲਾ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਪਸ। ਯਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਦੋਤਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਫੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਨਵਈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਰੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੰਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੋਹਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। 5 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੀਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਕਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਨਵਈਏ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਭਨਵਈਆ ਵੱਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਛਡਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂ, ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੇਲੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ। ਭਨਵਈਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਨਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਕਰ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲ ਪਲਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਹੀ ਟੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾਵਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਰੀਆ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਧੋ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਰਾਮਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰਾਮਤ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਲੜਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਣਵਈਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ?
ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਾ ਨੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਸ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, उन्हें इन्हें आप कत्ल। मकतूल इरफान की वालदा की गुफ्तगू सुन रही थी। 11 साल बच्चे की उम्र थी और बाहर खेल रहा था कि रिश्तेदार उसको बहला फुसला कर साथ ले गया। और अभी तक आपने तमाम की गुफ्तगू सुनी, बच्चे की वालदा की गुफ्तगू सुनी, बच्चे की दादी की गुफ्तगू सुनी और रिश्तेदार की गुफ्तगू सुनी। ये सारे यही कहते हैं कि अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि उसने इरफान को कत्ल किया क्यों है। यहाँ से वो लेके गया है और उसके बाद पुलिस के पास जब वो गिरफ़्तार हुआ तब भी वो पहले यही बेहुदा सी गुफ्तगू करता रहा कि वालदा की वजह से कत्ल किया है। लेकिन अभी जैसे आपने सुना कि उनकी एक रिश्तेदार बता रही हैं कि वो कहता है कि जो मकतूल की वालदा हैं उनके बहनोई के साथ वो बदला लेना चाहता था। वो अभी असल जो वजह अनाद है वो हरगिज़ नहीं बता रहा। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के अंदर भी उसने कत्ल तो माना है, लेकिन कत्ल की वजह जो है वो अभी तक नहीं बताई। बच्चे के चचा और दीगर मोहल्लेदार जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुकदमा जो था वो इब्तदाई तौर पे अगवा का दर्ज कराया गया था, इनको किसी पे शक था या नहीं था, और फिर कैसे सारी चीज़ें जो थी वो डिस्क्लोज़ हुई। यार तुम्हारा नाम क्या? जीशान। जीशान, पहले जब बच्चा गायब हुआ तो आप लोगों की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। हाँ जी, वो किसी के ऊपर तब शक था या बस हमको किसी पर शक नहीं था। हमने रात 3 बजे तक ढूंढा अपने भतीजे। सुबह जब हम सो के सुबह उठे थे, भाई मेरा फिर ढूंढने गया उसे। अच्छा। फिर हमको भाई वो पट्टे काटने वाले गए थे दोस्त, उन्होंने बताया फिर कि इधर किसी लड़के की लाश पड़ी है, आकर देख लो। हम उधर कितनी दूर था यहाँ से? इधर से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उधर गए हम, उधर जाके देखा है तो वो लाश हमारे बच्चे की थी। उधर हमने फिर कॉल की थी पुलिस वालों को, वो उधर आए, उन्होंने इंटरव्यू सब किया उसका बच्चे का। उन्होंने कहा शाम तक हम आपको मुजरम दे देंगे। ठीक है। उन्होंने इधर आके पहली वालों को सबको बुलाया इधर कि आपने देखा इस बच्चे को जब किसी ने मारा या किसी ने किया। वो कहते नहीं हमको नहीं पता। फिर बच्चों को इकट्ठा किया कि उसको कोई लेकर गया है या आपने देखा हो। उसके लड़के ने बता दिया था, कहता मेरे पापा ने लेकर गया। उसको लेकर आए, उससे पूछा, कहता वो इसके पापा ने मुझे कहा कि इसको वहाँ बैरिया टोन में उतार देना। उसको बुलाया है, उसने कहा नहीं मैंने नहीं इसको कहा। पुलिस वालों ने उसके दिल पे हाथ रखा है, उसकी धड़कन थोड़ी तेज थी मुलजिम की। हाँ, उन्होंने आगे इसको गाड़ी में डालो, यही मुजरम। तो रात को उन्होंने हमको बता दिया था यही तुम्हारा मुजरम है। तो जब वो पकड़ा गया तुम थाने गए? नहीं, मेरे अब्बू नहीं गए थे, मेरे चाचू नहीं, वो सब गए थे उसके पीछे। उनसे मुलजिम की कोई बात वगैरह हुई? नहीं, उनकी कुछ नहीं बात। पुलिस वालों ने क्या बताया तुम लोगों को, क्यों कत्ल किया इसने, वजह नहीं पता चली? नहीं, वो अभी तक वजह नहीं बता रहा। वो यही कह रहा था कि मैंने इसके सांडू पे डालना है कत्ल। उन्होंने कहा तुम्हारी कभी या तुम्हारे भाई की कभी लड़ाई हुई है उससे? नहीं, हमारी कभी भी नहीं लड़ाई हुई उससे। कैसा ताल्लुक था तुम लोगों का उसके साथ? कि ताल्लुक तो अच्छा था बहुत, क्योंकि रोजाना मुलाकात भी होती उनसे। यही बात है कि उन्होंने पिछली बात तो अभी तक कोई नहीं बता रहा कि मैंने किस वजह से किया, क्यों किया। भाई यही बात है अभी तक तो। आप क्या लगते थे बच्चे? मैं तो मसाया मोहल्लेदार है जी। क्या आप लोगों को क्या पता चला था मोहल्लेदारों को, किस तरह के ये लोग हैं, कोई लड़ाई वगैरह इनकी नहीं, थी? लड़ाई तो कोई नहीं, इधर ही रहते हैं साइड पे। जो कातिल है उसको भी जानते हैं आप? हाँ जी। वो उसको कैसे जानते हैं आप? ये इस गांव का ही है। अच्छा, वो भी इधर के ही रहने वाले? जी। तो क्या वजह बन सकती है, आप लोगों को क्या पता चला है? जैसे ये बता रहा है कि कोई वजह नहीं है, आप लोगों को क्या वजह तो लगता है? कोई नहीं, इधर ही रहता है।
आप शुरू से यहाँ पे रह रहे हाँ हैं? जी। वो भी शुरू से यहाँ पे? शुरू से ही। तो किस किस्म का बंदा था वो? बंदा तो अच्छा था, पर पता नहीं क्या वजह उसने क्या आपको क्या लगता है क्या वजह हुई होगी? है नहीं मुझे नहीं पता वैसे। इसके वालिद या चचा घर का देना का आपका मसला ना, हमें तो नहीं पता। कोई लड़ाई शड़ाई आप लोगों ने कभी नहीं, लड़ाई तो कभी नहीं हुई। सही, बहुत शुक्रिया। आप जैसे ये सुन रहे थे, कुछ यहाँ पे ख़वातीन और भी मौजूद हैं मोहल्ले में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं कोई हकीकत नहीं है। अच्छा कारोबार से ठीक से साढ़े नाल आन जान, कोई ऐसा मसला मसैल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? मैं उनकी दादी लगदी हाँ ते मां उनकी दी मामी हाँ। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? सानू चांद रात के विच है सुबह 2 बजे तो सुबह सानू 11 बजे पता चलिया कि थोड़ा बच्चा फलानी जगह ते आया ते साढ़े इत्थों सारी रात ढूंढते रहे ने, सानू नहीं मिलिया। सुबह जाके सानू पता चलिया कि साडा बच्चा वो साडा ही है खेतां। ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ जी, साडा 99 है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਕੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਸੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਸ ਚ 100 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਜੀ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? नहीं कोई भी नहीं वजह सुननी चाहिए, सिर्फ यही पता लगा कि उन्हें उन्हें खालू ते पाना सी ते खालू ना कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ऐसी गल ही नहीं कि जिहदी वजह तो एडा वड्डा काम करदा। जे झगड़ा है सी ते खालू नूं मारदा ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਡੂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ? ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ जिस तरह उन्हें बढ़िया है। बहुत शुक्रिया। आप मोहल्लेदारों की और रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि उसको हरगिज़ जो है वो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसने इस मासूम 11 साल के इरफान को कत्ल किया है, अगर वो बच जाता है सज़ा से तो वो दोबारा आके ऐसा वाक़या जो है वो रिपीट कर सकता है। साथ ही साथ अभी तक किसी भी अहले खाना को जो है वो इस कत्ल की वजह जो है वो समझ नहीं आ रही। हमारे नफ्सियात के पास चलेंगे, हमारे नफ्सियात से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बग़ैर मोटिव के किसी को कत्ल किया जा सकता है, और अगर बग़ैर मोटिव के कत्ल नहीं किया जा सकता तो फिर कत्ल करने की क्या वजह हो सकती है। पुलिस भी अभी तक वजह ढूंढने में नाकाम है। मोहल्लेदार, रिश्तेदार, इवन मकतूल के जो वालिदैन हैं वो वजह जानने के लिए बेताब हैं, और उनकी भी समझ से ये बाला तरह के उनके बच्चे को क्यों कत्ल किया गया।
क्या कोई शख्स किसी को बगैर किसी मोटिव के, यानी बगैर किसी वजह के, किसी अनाज के, किसी लड़ाई झगड़े के कत्ल कर सकता है? आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अपेरेंटली इसके अंदर ऐसा ही दिखाई देता है कि मुलजिम ने एक 11 साला बच्चे को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया है। जब मकतूल बच्चे के वर्सा से, मोहल्लेदारों से और रिश्तेदारों से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि उनके यकीन में ये बात नहीं आती कि ये शख्स जो है ऐसे बच्चे को इतनी बेदर्दी, इतने अंधोनाक तरीके से कत्ल कर सकता है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़तन ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स किसी भी शख्स की जान ले ले और उसके पीछे वजह ना हो। मेरी वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अक्सर हम आपके पास आते हैं लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे मोटिव होता है। कोई अगर क्राइम होता है तो उसकी कोई वजह होती है, यानी क्राइम की बीट के अंदर बात की जाती है कि जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे मोटिव ज़रूर होता है। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर हैरानकुन तौर पे अभी तक मोटिव क्लियर ही नहीं है, ना पुलिस को, ना मकतूल बच्चे के वर्सा को, ना मोहल्लेदारों को और ना उस कातिल के वर्सा को कि इसने इस बच्चे को 11 साल के इरफान को क्यों कत्ल कर दिया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हैरानकुन भी बात है और वो इसीलिए है क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि मोटिव ज़रूर होता है किसी क्राइम के पीछे, एंड दैट्स नॉर्मल। ये यूजुअल केसेस में होता है कि मोटिव हो। मोटिव को हम ये कह सकते हैं कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें औरत इन्वॉल्व है, इसमें पावर इन्वॉल्व है, और ये कुछ कहना चाहिए कि कोई मेन रीजंस हो सकते हैं किसी भी क्राइम के पीछे। अब अगर ऐसा एक केस है जिसके अंदर एक आदमी को ये जाहिर करवाया जा रहा है कि वो एक अच्छा आदमी है सो कॉल्ड, और उसके कभी किसी के साथ कोई गैर मुनासिब जो है वो ताल्लुकात नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम एज सच फैमिली के अंदर नहीं है, फाइनेंशियली भी ठीक है, खुद की शादी हुई हुई है, 5 बच्चे हैं, सब कुछ स्टेबल चल रहा है अगर ज़िंदगी के अंदर, और फिर भी अगर ये कुछ ऐसी हरकत होती है, और जो मैं तस्वीरें देख रही थी उसके अंदर अपेरेंटली दिखने में भी वो एक डिसेंट आदमी लग रहा है, हालांकि उनका जो प्रोफेशन है वो माली है, और उसके बावजूद वो एक डिसेंट इंसान लग रहा है। बच्चे को पीछे बैठाते हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे सैर करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, और ये वाकई बहुत एक हैरानकुन बात है। 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये है कि कॉमनली अगर बाहर हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं अब्रॉड जिनको रिपोर्ट किया गया है, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, रिसर्च के बाद, उसके बारे में जब स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, शाया हुई हैं, तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि देयर कैन बी सम फॉर्म ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथ्स नॉर्मली या सोशियोपैथ्स जो हैं ये वो लोग हैं जो कि बज़ाहिर बहुत ही नॉर्मल, चार्मिंग, फ्रेंडली इंसान लग सकते हैं, और कभी किसी को कोई शक नहीं होगा कि ये किसी भी लड़ाई झगड़े, बदतमीज़ी और ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप बता रहे हैं कि उनके जानने वाले बोल रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि क्या ये पहला कोई ऐसा वाक़या है जो कि उन्होंने किया और वो फिर रिपोर्ट भी हो गया। हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ जो है सीक्रेटिवली पहले कर रहे हों, और ये एक मर्डर जैसी चीज़ शायद उन्होंने पहली दफ़ा की है और वो सामने भी आ गया। और मारना भी, एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक बच्चे को, 11 साल का बच्चा, उसको कुल्हाड़ियों से मार कर और फेंक रहा है बगैर किसी मोटिव के, ये बात की कोई सेंस नहीं बनती। इसलिए साइकोपैथोलॉजी जो है वो इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती है। दूसरी चीज़ जो है, जो कि अगेन इट्स नॉट कनेक्टिंग विद द केस, लेकिन हम इसके ऊपर ये देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा पुराना रिलेशनशिप, कोई ऐसा मामला उसके बच्चे के ख़ानदान के साथ, उनके माँ बाप के साथ, या इवन बैक देन, मतलब उससे पहले भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या रिवेंज, बदले के लिए उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की हो, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन आई थिंक कंप्लीट नहीं होती है तब तक पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मुलजिम जब गिरफ्तार हुआ मेरी, तो उसने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि उसकी, यानी मकतूल बच्चे की वालदा के साथ उसके ताल्लुकात थे और बच्चे ने देख लिया था। ठीक है। जबकि उसकी वालदा कहती हैं कि वो ये जो 2 फैमिलीज हैं ये 2 साल से टॉकिंग टर्म पे नहीं है। उसके बाद जब पुलिस ने मजीद उसे तफ्तीश की तो उसने नया बयान ये दिया कि मैं बच्चे के खालू को इस कत्ल में फंसाना चाहता था, मैंने इसलिए उसको कत्ल कर दिया। जब उस फैमिली से बात की है तो वो कहते हैं हमारा भी 2 साल से ताल्लुक नहीं है इनके साथ। तो 2 फैमिलीज का इस बंदे के साथ ताल्लुक ही नहीं जिनको वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, और एक शख्स अगर उसने कत्ल किया है तो वो क्यों इस तरह से मैनिपुलेट चीज़ें को कर रहा है कि बच्चे की वालदा के साथ ताल्लुकात है या वो किसी को कत्ल में फंसाना चाहता है।
अच्छा, पहले तो ये है कि हमें ये अश्योर करना पड़ेगा कि वाकई ये जो 2 फैमिलीज़ जो बात कर रही हैं वो बात सच्ची है भी कि नहीं है। जैसे ये अफेयर वाला अगर मामला है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इस बात को कवर अप करने के लिए फैमिली जो है टीम अप करके वो कह रही है कि भाई इस मामले को कवर कर दिया जाए क्योंकि बदनामी हो सकती है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस के अंदर बात करने की या सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम सिर्फ एक आदमी को देख रहे हैं जिसका हमें मोटिव समझ नहीं आ रहा, और अगर वो इस तरीके से 2 फैमिलीज़ को जो ब्लेम करना चाह रहा है, तो अगेन मेरा सवाल वहाँ पर आके रुक जाता है जवाब कि क्या वाकई कोई ऐसा मोटिव नहीं था उसके पास, या क्या वो रिवेंज लेना चाहता था, या कोई ऐसी बात थी जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो आई थिंक कि जब तक कि हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली कि फैमिलीज जो हैं वो सच बोल भी रही हैं या नहीं, तो हमें सिर्फ एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन ही हमें उनको भी इंक्लूड करना ऐसे पड़ेगा। बहुत से केसेस होते हैं जिसके अंदर इस तरह माइनर को कत्ल करके मुलजमान जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन किस वजह से कत्ल किया होता है असल हक़ाइक़ बहुत कम सामने आते हैं। बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या समझती हैं कि ऐसे मुलजमान की साइकी समझने के लिए कि क्या वो किसी जहनी बीमारी से गुजरे या किसी जहनी कैफियत के अंदर मुब्तला हैं, कैसे पता चल सकता है? स्ट्रेंजर किलिंग्स, थ्रिल किलिंग्स एंड किलिंग विदाउट अ मोटिव, ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ऐसे केसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एज सच केसेस जो हैं उनके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन भी होती है तो क्लियर केस स्टडीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं की जाती हैं, और उनकी वजह से हम लोग जो हैं ऐसे केस को एज एग्जाम्पल नहीं यूज़ कर पाते अगले केस के लिए। अब ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई पहली दफ़ा ऐसा पाकिस्तान में हुआ होगा कि ऐसी कोई किलिंग हुई है जिसका कोई मोटिव नहीं है। लाजमन और भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन क्योंकि वो सामने नहीं आती, रिपोर्ट नहीं होती लोगों को अक्सर, जैसे ये भी एक वाक़या जो ये गाँव का वाक़या है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्राइम्स होते हैं जो कि कभी रिपोर्ट ही नहीं की जाते क्योंकि फैमिलीज़ विद इन ही वो पंचायतें बिठाकर और ये सब चीज़ें करके उस मामले को रफा दफा करवा देते हैं ताकि जिसने किया है गुनाह वो भी बच जाए और फैमिली में दुश्मनियाँ आगे ना बढ़ें। तो ये जो 3 कैटेगरीज़ या जो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो बताई गई हुई हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ हमें ये बताती हैं कि जो इस तरह की किलिंग्स हैं उसमें नॉर्मली जो विक्टिम है वो कमज़ोर होता है, उसके अंदर बूढ़े, औरतें और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और नॉर्मली जो ऐसे जो मुलजमान हैं जिस मुलजिम के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायल होगा, सजा होगी, जेल चला जाएगा, लेकिन कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि इसने कत्ल क्यों किया। आप लोगों के पास ऐसी कोई केस स्टडीज हैं जिससे आप इस ऐसे वाकयात को कोरिलेट कर सकें? अच्छा, केस स्टडीज़ तो नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं होंगी यहाँ पर, लेकिन ज़रूर टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर से जब आप एक टेस्ट कैरी आउट करते हैं किसी के ऊपर तो आप उसकी साइकोपैथोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं। पुलिस आप लोगों को या आपने सुना हो कि किसी माहिर नफ्सियात को ऐसे बुला के ये सारा कुछ करती? मेरे एक्सपीरियंस में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही मैंने अपने सीनियर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से ऐसा सुना है। देयर माइट बी केसेस, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्राइम रिपोर्टिंग जैसे आप लोग करते हैं, जब टेलीविजन के ऊपर आते हैं तो यू नो यूल हैव साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो कि आकर अपना एक एनालिसिस दे देते हैं, लेकिन ये एनालिसिस देना, केस ख़त्म हो गया, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है क्रिमिनल के साथ, पुलिस के साथ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ख़ास फ्रूटफुल चीज़ है। हम एक एनालिसिस दे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट केस होता है, उसमें भी सिमिलर सिचुएशन है, उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है कि हम इसको आगे बेहतर कर सकें। आई हैव हर्ड कि पंजाब पुलिस भी और अदरवाइज़ जो पुलिस सिस्टम है हमारा, उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट के लिए जगह मौजूद है, लेकिन वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो क्या वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इंटेरोगेशन के अंदर उनकी कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, वो क्रिमिनल के साथ कितना काम कर रहे होते हैं, जो क्रिमिनल्स जेल्स में ऑलरेडी मौजूद हैं उनके साथ कितना काम हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो बाहर के ममालिक के अंदर जो जेल्स हैं वो लेस देन जेल्स, वो ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं, और यहाँ पे तो जेल में जो भी बंदा जाता है वो मज़ीद मुलजिम बन के निकलेगा बाहर। मतलब कि एक बंदा जब उसको, ये लाजिम बात है, उसने जब अंदर जाना है तो अगर वो गुंडा है तो वो अंदर से मजीद बदमाश ही निकल कर आएगा, क्योंकि उसको और 10 लोग मिलेंगे जिनके साथ उसकी वहाँ पे एक PR बन जाएगी, एंड उसको रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वी डोंट इवन हैव एनीथिंग। थैंक यू वेरी
माहिर कानून शेख असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह का केस है, जिस तरह आपने बुरसा की गुफ्तगू सुनी, अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुनी, उनके पास अभी तक कोई वजह समझ नहीं आती, उनको कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से मुल्जिम ने इतना इंतहाई इकदाम उठाया और मासूम बच्चे को इंतहाई बेईमाना तरीके से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। इस हवाले से जब माहिर नफ्सियात से पूछा तो माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसके अंदर जेलसी फैक्टर होता है, या कोई शख्स ज़हनी बीमारी में मुब्तला होता है लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये बातें तो सारी उनके एस्पेक्ट से हो गई। कानून की नज़र में इस तरह के कत्ल की कोई डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी एक तो कत्ल होता है ना कि बिस्सबब, यानी कोई ना कोई उसकी वजह होती है जिस वजह से कत्ल किया जाता है। इस कत्ल में अभी तक पुलिस को, बुरसा को, अहले इलाका को, रिश्तेदारों को, किसी को भी वजह समझ नहीं आ रही कि कत्ल क्यों किया गया। यही चीज़ शेख साहब से जानते हैं। शेख साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। शेख साहब, कत्ल बिल सबब होता है, कत्ल बिल खता होता है। इस कत्ल के अंदर अभी तक ना तो सबब पता चल सका है और ये खता भी नहीं है, तो इस कत्ल को क्या नाम देंगे? इसकी क्या कानूनी हैसियत होती है? आम केसों की तरह ही होता है? जी बिल्कुल आम तरह होता है, और इसमें आप किसी तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ना ही आप मुल्जिम को इस चीज़ का फ़ायदा दे सकते हैं कि उसका कोई मोटिव नहीं था फिर भी उससे ये गलती हो गई। हाँ, अगर वो ऐसे कोई वाक़यात, ऐसी कोई शहादत कॉर्पोरेटिव एविडेंस पुलिस के थ्रू रिकॉर्ड पे आ जाती है कि ये बिल्कुल गलती से हो गया, जिसमें कोई नीयत शामिल नहीं थी, ऐसा कोई फैक्टर शामिल नहीं था, और प्रीवियस रिकॉर्ड भी मुल्ज़िम का ऐसा नहीं है, और जिस तरह बता रहे हैं कि मुल्ज़िम की एज भी मेरे ख्याल से 50 से ऊपर है, और ये सारा उसने अरसा जो है 50 साल का बिल्कुल मुनासिब तरीके से गुजारा है और कभी ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहा, तो फिर शायद उसे कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज़ उसे प्रॉपरली जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये सारा जो मामला हुआ है उसके पीछे मोटिव नहीं भी था तो क्या मकसद था उसका। ये तो वो पुलिस का काम है। पुलिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि एविडेंस भी बाहर आएगी और इस तरह की शहादतें जो हैं हो सकता है ख़ानदान में से बाहर आएँ, अहले इलाका में से बाहर आएँ, और अगर ये नहीं भी होता तो फिर भी आप जहन में रखें कि इस किस्म के वाक़यात आपने कसूर में देखे, दूसरी जगह देखें जो ब्लाइंड मर्डर के ज़िम्मे में जाते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वालिदैन ने उस शख्स को नाजायज़ तौर पर इसमें इन्वॉल्व कर दिया है और वो किसी मजबूरी की वजह से वो कुछ बयान नहीं कर रहा। इसके अंदर बड़े वीडियो एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है इसमें पुलिस ने बड़े कलेक्ट किए हैं। मिसाल के तौर पे जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज लगे हुए हैं उसके अंदर मुल्जिम बच्चे को और कुल्हाड़ी को, यानी बच्चे को पीछे बिठाया हुआ, कुल्हाड़ी साथ रखी हुई और बच्चे को लेके जा रहा है, और फिर कुछ देर के बाद उसी रोड से वापस आ रहा है और बच्चा जो है वो गायब है। और जब बच्चे की लाश मिली तो उसके बाद पुलिस ने जब अहले इलाका से पूछना शुरू किया तो बच्चे के बेटे ने बताया था, यानी मुल्जिम के बेटे ने बताया था कि मेरे वालिद साहब बच्चे को लेके गए हैं। तो इस तरह के जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं तो केस मज़ीद मजबूत होता है। बिल्कुल मजबूत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एविडेंस पुलिस के पास आ चुकी है। अब इसमें एक और भी फैक्टर देखना पड़ेगा। हमने आपके प्रोग्राम के थ्रू देखा काफ़ी दफ़ा ऐसा भी मामला सामने आया कि लोगों ने मजहबी जुनून के ज़रिए असर आके किसी न किसी पीर फ़कीर जो जाली ढोंगी हैं उनके कहने के ऊपर आकर ही इस किस्म की कुर्बानी जो आप कह सकते हैं उसको अपने जो अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए या किसी वजीफ़े के चक्कर में भी ये काम किए हैं, तो इसका फैक्टर भी पुलिस को नज़र में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा भी कोई वारदात है या इस किस्म के कोई एविडेंस सामने आती हैं तो ये आम केस, आम मर्डर से हट के इसका बर्डन ज़्यादा मुल्ज़िम पर आ जाएगा और ये टेररिज्म के ज़िम्मे में आएगा। जब आप किसी भी बच्चे को या और किसी वजह से कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें सोसाइटी के अंदर खौफ-ए-राज़ फैल जाए, सोसाइटी का सुकून बर्बाद हो जाए, या सोसाइटी को आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप इस किस्म की हरकत कर सकते हैं और ये एक बड़ा घिनौना फेल कर सकते हैं, तो ये पुलिस को इस तरफ भी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। चूँकि एविडेंस तो इसी किस्म की आई है कि वो बच्चे को आप कह रहे हैं कि लेके जा रहा था। शेख साहब, ये फरमाइएगा तमाम एविडेंसेस हों कि कत्ल इरफान जो 11 साल का बच्चा है इसको इसी मुल्जिम ने कत्ल किया, तमाम एविडेंसेस हो, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में ये चीज़ सामने ना आ सके कि वजह कत्ल क्या है, क्यों कत्ल किया, कोई इसके अंदर कोई इफेक्ट होता है केस? नहीं, वो बिल्कुल ये फ़ायदा मुल्जिम ले सकता है
अगर ऐसी वजह सामने नहीं आती तो मुलजिम को फ़ायदा कोई नहीं मिलेगा। फिर भी ये मुलजिम का डिफेंस का ये काम है साबित करना कि उनसे ये काम जो है वो किसी वजह से हुआ है। अब वो वजह क्या है वो ये बताएंगे। अगर वो ये कहेंगे कोई वजह नहीं थी तब भी उनके ऊपर जो डिपेंड करता है कि वो अपना इनोसेंस प्रूव करें। अगर प्रिंसिपली वो इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाते कि ये कत्ल के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी कोई वजह नहीं है, फिर भी कानून का अगर शातें मौजूद हैं कि इस शख्स से ये फेल हुआ है और वो शख्स आकिल और बालिग है और अपना बुरा भला समझ सकता है, तो उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जो कातिल है वो बच्चे का भी रिश्तेदार है, बच्चे के जो वालिदैन रिश्तेदार उन सारों का भी रिश्तेदार है, यानी बड़ी इंटरकनेक्टेड सी फैमिली है, यानी मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते जो हैं वो इसमें से निकलते हैं। अमूमी तौर पे देखा ये जाता है कि जब ट्रायल शुरू होता है तो अगर रिश्तेदारों के अंदर ही कातिल हो तो माफ़ी तलाफ़ी होनी शुरू हो जाती है, फैमिली प्रेशर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको इस केस जितनी अभी तक आपके सामने हमने चीज़ें रखी हैं, इस केस के अंदर क्या ऐसा लग रहा है? और दूसरा ये बताइएगा, अगर इस तरह के केस में मुलजिम को माफ़ी मिल जाए तो सोसाइटी पे इसका क्या असर होता है? देखिए, ये बड़ा एक ड्रॉबैक है जो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी शरिया लॉ में इस मकसद के लिए रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल बड़ी बुरी तरह हो रहा है। ऑल्दो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने काफ़ी दफ़ा, इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एलेबोरेशन की है कि आप जब भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की तरफ जाएंगे, जब भी आप कसास और दियत की तरफ जाएंगे, तो कोर्ट का ये काम है कि बड़ा वाइजली इसको देखे कि ऐसा वाक़या हुआ है। उसके बाद अगर ये सुलह की तरफ कोई जाता है तो वो बड़ा आप सुलह इसलिए रखी जाती है जैसे उसके बैकग्राउंड विजडम ये देखते हैं कि कोई दुश्मनी आगे ना बढ़े, और अगर कोई कत्ल ख़ता हो गया है, इसके अंदर इंटेंशन शामिल नहीं थी, कोई मोटिव नहीं था, तो उस वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा वाक़या नहीं है और सिर्फ इस वजह से कि रिश्तेदारी है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास इख्तियार है कि वो माफ़ कर सकते हैं उसके वालिदैन, लेकिन ये फिर भी डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, वो एविडेंस सामने आ जाएं। और कोर्ट ऐसे कंप्रोमाइज़ पर हमने बहुत दफ़ा देखा है, कोर्ट ने इनकार कर दिया है क्योंकि हालात और सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो हैं वो सपोर्ट ना करती हों, तो ऐसे जो कंप्रोमाइज़ है वो कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते। शेख साहब, अमूमी तौर पे लास्ट क्वेश्चन, अमूमी तौर पे इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जिसके अंदर फैमिली में कातिल होता है, उसको देखने में ये है कि जो विटनेस प्रोटेक्शन जो एक एक्ट होना चाहिए वो ना होने की वजह से जो रिश्तेदार हैं वो किसी न किसी तरह से हरास करते हैं। इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे अगर इसका जो कातिल है, इसका सगा बेटा आई विटनेस है जिसने अपने बाप को बच्चे को ले जाते देखा और फिर बाद में जब बाप आया तो वो अकेला वापस आया, बच्चा साथ नहीं था, तो ये एक ऐनी शाहिद हो गया। इसकी अदालत में जो गवाही है वो बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल होगी, लेकिन इस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाएगा कि वो अपने बाप के खिलाफ, तो इस तरह की चीज़ ना हो, कोई कानून में कोई क्लॉज है इसका? कानून बिल्कुल मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से हम जो कि प्रोसीजर लॉज में हमेशा लैग कर जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर नाहली हमने देखा है कि इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक की तरफ से आती है। चूँकि मौके के ऊपर जितना वक्त ज़ाया होता जाएगा, फोरेंसिक जो है वो हमें उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से मिलनी चाहिए। अब जिस जगह पे ये बच्चे का मर्डर हुआ वहाँ से बेशुमार शहादतें मिल सकती हैं, उन गलियों से, उन बाज़ारों से, उस जगह के ऊपर, लेकिन फोरेंसिक का फौरी एक्शन ना लेना बड़ी वजह बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह आपने इशारा किया, उसका कातिल का बेटा ही उसके खिलाफ उसने इनिशियल एविडेंस दी है। अब इसमें यहाँ पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ माशरा इसी तरह का है। हमने एक दफ़ा नहीं, लाखों नहीं, आए रोज़ अदालतों में इस किस्म के वाक़यात देखते हैं कि वो जो विटनेसेस होती हैं, वो जिनको कहा जाता है विटनेस भाग गई या विटनेस मुनारिफ हो गई या उसने जो कोर्ट में आने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट की जिम्मेदारी यहाँ पर फिर बढ़ जाती है। जो प्रोसीजर लॉ है CRPC के तहत, कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसको कोर्ट विटनेस डिक्लेयर करके तो उनको पाबंद किया जाए कि वो बच्चे को कोर्ट में लाया जाए, और इलाका पुलिस और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनको इन्वॉल्व करके बच्चे की प्रोटेक्शन जो है उस वक्त तक महफूज बनाई जाए जब तक बच्चा अपना फ्री माहौल के अंदर कोर्ट के अंदर एविडेंस ना दे दे। अब चूँकि ये ट्रायल शुरू होने में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है, कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर एविडेंस कंप्लीट होकर चलान कोर्ट के अंदर आ जाए, लेकिन बदकिस्मती फिर वो यही हमारा प्रोसीजर लॉ इतना सुस्त बन जाता है और जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। ये चूँकि लॉन्ग प्रिवेल करता रहता है, उसमें
फोरेंसिक भी हमारी ख़राब होती है, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो ओरल विटनेसेस होती हैं हमारी सामने कोर्ट के सामने जिन्हें बयान देना होता है, उनका माइंड भी चेंज हो जाता है। अल्टीमेटली मुलजिम को मिलता है। बाज़ औक़ात लोग जज्बात में आकर भी गलत या सही एविडेंस रिकॉर्ड करवा देते हैं। जैसे वक्त ज़्यादा गुजरता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि मैंने शायद ओवर स्टेप कर गया, मेरी एविडेंस उस काबिल नहीं थी, या मैंने नहीं देनी थी, या मैंने प्रेशर में आके दे दी, बयान दे दिया। हमारा कल्चर हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर भी यही है कि आज भी अगर किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ थाने में दरख्वास्त जाए तो हमारा ये शौक़ होता है पूरे मोहल्ले के साथ इकट्ठा होकर उसकी सपोर्ट करना, और केस बन जाए उसी तरह सारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है। ये सारे फैक्टर हमारे माशरे में मौजूद हैं, इनको भी देखना पड़ेगा अदालत को। अगर ऐसा वाक़या सामने आ जाता है तो डेफिनेटली कोर्ट की ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कि इन सारे मामलात में से इंसाफ को तलाश किया। शुक्रिया शेख साहब। हमारे कानून शेख असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईजी पंजाब की जानिब से जो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि पुलिस अपना वर्जन नहीं दे सकती, मुल्ज़िमान का इंटरव्यू नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दबी रह जाती हैं और जिन चीज़ों की निशानदेही मीडिया करता था वो निशानदेही भी नहीं की जा रही। और जैसे आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी कि मुल्ज़िम का कत्ल करने का मोटिव जो है वो आज तक पुलिस सामने नहीं ला सकी और बुरसा को भी इस हवाले से नहीं बताया गया, तो कहीं ना कहीं पे जब ट्रायल शुरू होगा तो मुल्ज़िम को इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। और क्योंकि पुलिस अपना बिल्कुल वर्जन नहीं देती, इस हवाले से बिल्कुल आगाह नहीं करते, इसलिए हम अपने प्रोग्राम में आपको पुलिस का वर्जन जो है वो नहीं दिखा पा रहे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की, कहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आपने बुरसा की गुफ्तगू सुनी, आपने माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू सुनी, आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़िम ने बिल आखिर एक मासूम बच्चे की जान ली है और उसके एविडेंसेस जो हैं वो मंजर यहाँ पे भी आ गए हैं। और अगर इन्हीं एविडेंसेस को अदालत में ले जाया जाए तो कोई शक नहीं कि मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा जो मिल सकती है, और ऐसी सज़ा मिल सकती है कि आइंदा कोई भी इतने मासूम बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत देने से पहले सोचेगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।